A very good morning to all of you. I am Dr. Ranjita and you all are welcome to Study IQ. आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं साइंस को. हम साइंस पढ़ेंगे थ्रू MCQs. तो ये इसका सेट नंबर 41 है. सो लेट्स स्टार्ट. अगर आपका कोई स्पेसिफिक सवाल है तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पर मेल कर सकते हैं. ये मेरा इंस्टाग्राम लिंक है. यू कैन फॉलो मी एंड यू कैन मैसेज मी फॉर क्विक रिप्लाइज. एंड दिस इज़ माई टेलीग्राम चैनल. आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मेरे सभी लेक्चर्स के PDF मिल जाएंगे जिनको आप रिविजन पर्पज़ के लिए डाउनलोड कर सकते हैं. अगर आप मेरे बाकी के सीरीज़ और लेक्चर्स भी देखना चाहते हैं तो उन सब के लिंक भी आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे. इस सेट का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है. इस सवाल में आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोस्ट एंड द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल. तो इसमें ये केमिस्ट्री की NCERT से सवाल है. छोटी क्लासेस से ही है ये सवाल. क्लास 9-10 की NCERT से सवाल है ये. तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसे इन दो कॉम्बिनेशन बताइए एलिमेंट्स का. दो एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशंस दिए गए हैं आपको दो के. उसमें से आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और कौन सा सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में से. तो जिन लोगों ने भी NCERT पढ़ी है या जिन लोगों को भी आइडिया है पीरियोडिक टेबल के बारे में तो उनको ये जो है सवाल बहुत आसानी से वो लोग सॉल्व कर सकते हैं. जब हम पीरियोडिक टेबल को डिस्कस कर रहे थे तो मैंने आपको समझाया था कि जब भी पीरियोडिक टेबल को आप रीड करते हैं तो उसके हमने SPDF 3 ग्रुप्स में हमने उसको रीड किया था. अलग अलग कैटेगरीज मैंने आपको बताई थी. मेटल कौन से हैं, नॉन मेटल कौन से हैं, ट्रांजिशन कौन से है. और जैसे जैसे हम पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे दाएं बाएं मूव करते हैं तो किस तरीके से प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट चेंज होते हैं ये हमने बात डिस्कस किया था बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री में, राइट. तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और कौन सा सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है. कॉम्बिनेशन में फर्स्ट है फ्लोरीन सीजियम, हाइड्रोजन हीलियम, कार्बन ऑक्सीजन, नन ऑफ द अबव. तो जो ऑप्शन दिए गए हैं दे आर वेरी वेरी इजी, राइट. इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की बात की जा रही है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होगा? ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब है कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसको मैंने आपको बताया था. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और पॉजिटिविटी का मतलब है कि किस अपना ऑक्टेट जो होता है हर एक एलिमेंट को कंप्लीट करना होता है. उसका जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें उसको 8 इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन को कंप्लीट करना है टू मेक द स्टेबल स्ट्रक्चर. तो हर एक एलिमेंट जो होता है वो ट्राई करता है जो भी उसका एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है या तो उसको लूज कर दे, वो किसी को दे दे, या अगर कम पड़ रहा है तो वो उससे किसी से ले ले, या फिर अगर कोई आपस में इस तरीके का कॉम्बिनेशन बने कि अगर दे भी नहीं सकता ले भी नहीं सकता तो शेयर कर ले. ये मैंने आपको एक बेसिक कंसेप्ट बताया था. सो टेल मी द आंसर. बताइए इसका जवाब क्या होगा. तो इसका जवाब जो है वो है A, फ्लोरीन एंड सीजियम. अगर हम फ्लोरीन और सीजियम की बात करते हैं, अगर हम इसको देखने की कोशिश करते हैं तो आप देखिएगा अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखते हैं तो सीजियम इज द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. ये देखिए फ्लोरीन आपका कहाँ है, ये देखिए यहाँ पे फ्लोरीन है. फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एंटोनियम और टंगस्टन जो है. और सीजियम कहाँ पे आपका फॉल करेगा देख लीजिए आप इसको पीरियोडिक टेबल में. तो क्या होता है, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट अ बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मेजर्ड बाय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या है, उसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट है किसी एक इलेक्ट्रॉन की. तो फ्लोरीन जो होता है उसमें से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स में आ गया. अगर हम फ्लोरीन का देखते हैं 9 है नंबर और एटॉमिक नंबर सीजियम का कितना है 55 है. तो आप देख सकते हैं सीजियम अगर 55 है तो इसकी प्लेसिंग कहाँ पर होगी. देखिए एटॉमिक नंबर जो है फ्लोरीन का 5 है. 5 का क्या मतलब है 1 एंड पहले में 2 आएंगे और दूसरे में 7 आएंगे. तो 7 का मतलब क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है. तो 1 इलेक्ट्रॉन की जब रिक्वायरमेंट होती है तो ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है. सिर्फ इसे 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ती है अपना ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए. तो ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है. 55 का भी है, उसी रूल से आप जो है इसका जो इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन जो है आप इसको लिख कर देख सकते हैं. तो सीजियम जो है वो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है. अगर आपको इसका जवाब जो है सीधे सीधे तरीके से भी नहीं पता है तो आप जो है इसको दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं. देखिए हाइड्रोजन और हीलियम में अगर आप देखेंगे हाइड्रोजन में 1 है और हीलियम में 2 है. तो हीलियम किस में आता है, हीलियम जो है इनर्ट गैसेस वाले कैटेगरी में आ जाएगा. उसी तरीके से कार्बन और ऑक्सीजन देखेंगे आप तो 6 और 8 है इनका एटॉमिक नंबर. तो 6 का मतलब क्या हो गया 2 4 और 8 का मतलब हो गया 2 6. मतलब इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है. अब 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है या 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है तो कौन सी रिक्वायरमेंट ज़्यादा जल्दी से पूरी हो जाएगी. 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है जल्दी से कंप्लीट हो जाएगी. 2 इलेक्ट्रॉन किसी और एलिमेंट को देना जो है ज़्यादा मुश्किल पड़ता है. तो आप इनके एटॉमिक नंबर भी अगर आपको पता है तो भी आप इसका पता लगा सकते हैं. और अगर आपको पीरियोडिक टेबल के प्रॉपर्टीज अगर पता है तो भी आप इसका पता लगा सकते हैं.
अगला सवाल जो है आपके सामने आपकी स्क्रीन पे पूछा जा रहा है आपसे, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन को स्टोर करने के लिए ह्यूमन बॉडी का कौन सा पार्ट का यूज किया जाता है। तो ये जो सवाल है, ये सवाल का डिस्कशन मैं आपको बहुत बार करती रहती हूँ। जब भी मैं आपको अपने एनसीईआरटी सीरीज पढ़ा रही थी तब भी मैं आप इसके बारे में डिस्कस कर रही थी, और जब हम बाकी के किसी क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं तब भी मैं आपको इसके जवाब के बारे में बताती रहती हूँ। तो जो लोग मेरी डिस्कशंस को सुनते हैं उनको तो ये जरूर से पता होगा। तो ग्लाइकोजन जो होता है इट्स अ फॉर्म ऑफ, जब एक्सेस ऑफ ग्लूकोज होता है बॉडी के अंदर तो एक्सेस ऑफ ग्लूकोज इज स्टोर इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। अगर प्लांट्स की बात करें तो एक्सेस ऑफ ग्लूकोज इज स्टोर इन फॉर्म ऑफ स्टार्च। ये मैं आपको हमेशा बताती हूँ, स्टार्च एंड ग्लाइकोजन। तो स्टार्च जो होता है वो प्लांट के अलग अलग पार्ट में स्टोर हो जाता है। उसी तरीके से ग्लाइकोजन जो होता है हमारी बॉडी में किस ऑर्गन में स्टोर होता है ये पूछा जा रहा है। लिवर में स्टोर होता है, इंटेस्टाइन में होता है, पेनक्रियाज में होता है या स्किन में होता है, ये आप बताइए। लिवर के अंदर क्या स्टोर होता है, इंटेस्टाइन में क्या होता है, पेनक्रियाज में क्या होता है और स्किन में। इसी तरीके का जो सिमिलर सवाल है इसी नेचर का वो हम एक पहले वाले सेट में भी पढ़ चुके हैं। सेम नेचर का सवाल था, सेम नहीं था एग्जैक्टली, सिमिलर था। ठीक है, तो इसका सही जवाब लिवर है। लिवर के बारे में जब हम लोग पढ़ रहे थे तो लिवर के बारे में हम जानते हैं लिवर जो है वो स्टोर करता है ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का कन्वर्जन करके ग्लाइकोजन को स्टोर करता है। तो जब ग्लाइकोजेनेसिस होता है और ग्लाइकोजिनोलाइसिस होता है। ग्लाइकोजेनेसिस क्या होता है, स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन, एंड ग्लाइकोजिनोलाइसिस होता है ब्रेकेज ऑफ ग्लाइकोजन, जो स्टोर हुआ है बॉडी के अंदर ग्लूकोज उसको ब्रेक डाउन करना। तो एक्सप्लेनेशन क्या है, लिवर जो है एक्सेस ऑफ सिंपल शुगर जो है उसको ट्रांसफॉर्म करके ग्लाइकोजन के फॉर्म में बॉडी के अंदर स्टोर कर लेता है। अगर हम बात करते हैं स्किन के अंदर क्या होता है, स्किन की जो नीचे वाली जो लेयर्स होती हैं उसके अंदर फैट की स्टोरेज हो जाती है। इंटेस्टाइन में क्या स्टोर होता है और पेनक्रियाज में क्या स्टोर होता है, ये आपका होमवर्क है। आप बताइए क्या क्या स्टोर होता है दोनों में। आप पढ़ चुके हैं, मैं आपको सॉल्व करा चुकी हूँ। अगला सवाल जो है आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है, सवाल नंबर 3। इसमें आपसे पूछा जा रहा है, कंप्लीट लॉस ऑफ मेमोरी इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। इसमें पूछा जा रहा है कि भाई ऐसा बीमारी बताइए जिसमें पूरी तरीके से मेमोरी का लॉस हो जाता है। इंसान जो होता है उसे कुछ भी याद नहीं रहता, उसका मेमोरी लॉस हो गया है, तो उस तरीके की डिजीज को क्या कहते हैं हम। एमनेजिया कहते हैं, सिजोफ्रेनिया कहते हैं, पार्किंसन कहते हैं या नन ऑफ द अबव। तो ये जब हम डिजीज के बारे में डिस्कस कर रहे थे एनसीईआरटी सीरीज के अंदर ही हमने इस सवाल को डिस्कस किया था। और दूसरी बात साथ में उसके साथ साथ डिस्कस करने के साथ साथ ये जो है कॉमन सेंस का क्वेश्चन भी है। मैंने आपको बताया कुछ ऐसी डिजीजेज जो कि कॉमन डिजीजेज होती है उसके बारे में हमको पता रहना बहुत ज़रूरी है। उनके कॉमन नेम, उनके साइंटिफिक नेम वो भी हमको पता होना चाहिए। तो अगर हम डिजीज़ की बात करते हैं तो पार्किंसन कौन सी डिजीज़ होती है। पार्किंसन जो डिजीज़ होती है वो नर्वस सिस्टम की डिजीज़ होती है जिसमें जो है पेशेंट जो है कंट्रोल नहीं कर पाता, उसके हाथ जो है कांपते रहेंगे। सिजोफ्रेनिया क्या होता है, सिजोफ्रेनिया एक तरीके का मेंटल डिसऑर्डर जिसको आप कह सकते हैं, जिसके अंदर जो है बिहेवियरल चेंजेस आते हैं। एमनेजिया होता है लॉस ऑफ मेमोरी, कंप्लीट लॉस ऑफ मेमोरी जो चाहती है उसे एमनेजिया कहते हैं। अगर हम उसकी बीमारी का नाम बताते हैं तो उससे रिलेटेड एक बीमारी भी होती है, उसका क्या नाम है, अल्जाइमर डिजीज। तो अल्जाइमर डिजीज होती है जिसमें पेशेंट को भूलने की बीमारी हो जाती है। जब उसको कंप्लीटली लॉस हो जाती है मेमोरी तो उसे कहते हैं हम एमनेजिया। तो एमनेजिया इज द राइट आंसर। तो एमनेजिया में क्या होता है, कंप्लीट लॉस ऑफ मेमोरी हो जाता है। वो जो डिजीज जो होती है उसको हम कहते हैं अल्जाइमर डिजीज, एंड एमनेजिया इज अ कंडीशन इन विच देयर इज अ टोटल लॉस ऑफ मेमोरी। तो ये जो कुछ कॉमन डिजीजेज होती हैं जिनके बारे में आपको जरूर से पता होना चाहिए। अगला जो सवाल है आपकी स्क्रीन पर इस सेट का जो है वो आपसे पूछा जा रहा है, व्हाई इज मिथाइल टर्ब्यूटाइल ईथर MTBE मिक्सेस विद पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के साथ हम MTBE को मिक्स कर रहे हैं, क्यों मिक्स किया जा रहा है ये आपसे पूछा जा रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो है जनरल तो नहीं कहूंगी मैं, एडवांस जो है पेट्रोलियम के अंदर क्या क्या जैसे चेंजेस आ रहे हैं, फ्यूल पॉलिसी के अंदर चेंजेस, पॉल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन, उससे रिलेटेड टॉपिक में हम इसको पढ़ते हैं। तो मिथाइल टर्ब्यूटाइल ईथर जो होता है उसको हम मिक्स कर रहे हैं पेट्रोलियम के अंदर। किस वजह से हम इसको मिक्स कर रहे हैं, टू रेज द ऑक्टेन नंबर, एंटीऑक्सीडेंट स्टेबलाइजर, फ्यूल डाई है ये, या नन ऑफ द अबव है। तो देखिए जब भी हम किसी चीज़ की मिक्सिंग करेंगे अपने ट्रेडिशनल फ्यूल के अंदर तो उसके कारण क्या क्या हो सकते हैं। पहला कारण हो सकता है कि हमें फ्यूल की एफिशिएंसी बढ़ानी है, विच इज़ द मोस्ट कॉमन रीज़न। ठीक है, हमें कोई लेना देना नहीं है कि पॉल्यूशन कितना हो रहा है, नहीं हो रहा, ये हो रहा। हमें सबसे पहला हम चाहते हैं कि जो हमारा फ्यूल है उसके अंदर से ज़्यादा एनर्जी मिलनी चाहिए हमको, तो इसलिए हम सबसे पहले करते हैं। दूसरा कारण होता है कि हम जो उसके जो पॉल्यूटेंट्स हैं उसको हम रिप्लेस करके उसमें कुछ ऐसी चीज़ें मिलाएं कि पॉल्यूशन कम हो। इस तरीके के कारण हो सकते हैं। तो अब आप सोचिए, अगर आप कॉमन सेंस से भी सोचेंगे
तो ऑक्सीडाइज स्टेबलाइजर होगा या डाई में होगा यूज, या टू डू इज ऑक्टेन नंबर। अब ऑक्टेन नंबर क्या होता है? ऑक्टेन नंबर जो होता है किसी भी फ्यूल का वो ये डिसाइड करता है, हाई ऑक्टेन नंबर जितना होगा उससे उसका मतलब है वो फ्यूल उतना ही ज्यादा एफिशिएंट फ्यूल है। भाई 1 ग्राम फ्यूल जो है वो आपको ज्यादा एनर्जी देगा एज कंपेयर टू उस फ्यूल के जिसका ऑक्टेन नंबर लेस है। तो जैसे जैसे ऑक्टेन नंबर बढ़ता जाता है वो वाला पेट्रोल जिसका ऑक्टेन नंबर ज्यादा होता है उसको हम रॉकेट में और एयरक्राफ्ट चलाने में, हवाई जहाज जिसमें उड़ाया जाता है, उन सब में उसको हाई ऑक्टेन नंबर वाले फ्यूल को यूज किया जाता है एज कंपेयर टू लो ऑक्टेन। तो मिथाइल टेर्ब्यूटाइल ईथर क्या करता है? ये इसका ऑक्टेन नंबर को रेज करता है। तो एमटीबी क्या है? एमटीबी क्या है? ये एक गैसोलिन एडिटिव है, यूज एज एन ऑक्सीजनेट टू रेज द ऑक्टेन नंबर। Its use is controversial in US and declining in that country in part because its occurrence in ground level and legislation favoring ethanol। ये बोल रहे हैं ये जो है इसका यूज जो है यूएस में ज्यादा किया जाता था, बट अब इसके ऊपर कंट्रोवर्सीज क्रिएट हो गई हैं, तो इसकी जगह पे बोला जा रहा है कि एमटीबीई की जगह पे हमको यूज करना चाहिए इथेनॉल, राइट। अगला जो सवाल है आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है उसमें आपसे पूछा जा रहा है बोमेंस कैप्सूल जो है इज फाउंड इन विच ऑर्गन? किस ऑर्गन ऑफ द बॉडी के अंदर हमको बोमेंस कैप्सूल मिलता है? तो ये एनसीईआरटी का सवाल है। जवाब इसके ऑप्शंस दिए गए हैं आपको, लिवर, किडनी, लार्ज इंटेस्टाइन एंड हार्ट। तो आपसे पूछा जा रहा है बोमेंस कैप्सूल आपको इसमें से किस में मिलेगा? तो जब हम एनसीईआरटी पढ़ रहे थे क्लास 9 और क्लास 10 में, तो उसमें हम अलग अलग ऑर्गन्स के स्ट्रक्चर को हमने पढ़ा है। हमने लिवर के फंक्शंस के बारे में पढ़ा है, हमने उसके स्ट्रक्चर को पढ़ा, हमने लंग्स पढ़ा, हमने हार्ट पढ़ा, आई पढ़ा, ईयर पढ़ा, ये सारे ऑर्गन्स हमने पढ़ा, किडनी पढ़ा हमने। इंटेस्टाइन के अंदर भी हमने देखा कि उसके अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं। तो अगर आपने वो वाली क्लासेस को अटेंड किया है तो यू कैन टोटली गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बड़ा फेवरेट सवाल है स्टेट पीसीएस एग्जाम्स का, बहुत फेवरेट सवाल है। और जितने भी असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम हो गया और बाकी के जितने और एग्जाम्स होते हैं जिसमें जनरल स्टडीज़ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, उसमें ये सवाल जो है घुमा फिरा के पूछा जाता है। इसमें ऑर्गन का नाम का जो बॉडी पार्ट्स होते हैं बॉडी के, उसके किसी एक पार्ट का नाम ले लिया जाएगा और पूछा जाएगा कि कहाँ पे आपको मिल रहा है। जैसे पेयर्स पैचेस कहाँ मिल रहा है आपको, फॉर एग्जांपल बोमेंस कैप्सूल कहाँ पे मिल रहा है आपको, हार्ट में से साइनोएट्रियल नोड कहाँ पे, एसे नोड कहाँ पे मिलेगा आपको, पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे मिल रही है, हाइपोथैलेमस कहाँ पे मिल रहा है। इस तरीके से आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, वो कहाँ पे मिलेगा। तो बताइए इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब है किडनी, बी। तो अगर आप किडनी का स्ट्रक्चर देखते हैं तो किडनी के स्ट्रक्चर में हमने देखा था, ये अगर हम इसको बात करते हैं, नेफ्रॉन्स होते हैं बहुत सारे जो उसकी बेसिक यूनिट होती है, और इसी के बीच में हमने जो है पढ़ा था किसके बारे में, बोमेंस कैप्सूल के बारे में। तो जब हम किडनी का स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे तो नेफ्रॉन्स क्या होते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें से बेसिक फिल्ट्रेशन का काम किया जाता है। तो उसी के बीच में जो कप शेप होता है उसको हमने कहा था बोमेंस कैप्सूल, ठीक है, यहाँ पे। तो यू कैन टोटली गो बैक एंड रीड द स्ट्रक्चर। बाकी आप जो है इस किडनी के साथ साथ आपको लिवर और लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, हार्ट, लंग्स, इन सब के स्ट्रक्चर भी पता होना चाहिए। आई, ईयर, जैसे ऑसिकल्स कहाँ पे मिलते हैं, इनकस, मेलियस, स्टेपीज आपको कहाँ पे मिलता है, आँख की अगर हम बात करें, स्क्लेरा, तो इस तरीके की जो भी चीज़ें हैं, ब्लाइंड स्पॉट कहाँ पे होता है, वो सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा जा रहा है विच अमंग द फॉलोइंग कॉजेज हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया जो है आपको इनमें से किसकी वजह से होता है? वायरस की वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से होता है, वर्म की वजह से होता है, या फंगस की वजह से होता है? पहले तो आपको समझना पड़ेगा ये किस हाइड्रोफोबिया की बात कर रहे हैं। पहले तो हाइड्रोफोबिया क्या होता है? हाइड्रोफोबिया होता है, हाइड्रो मीन्स वाटर, फोबिया मीन्स फियर ऑफ वाटर। मतलब पेशेंट जो होगा उसको पानी से बहुत ज़्यादा डर लगना शुरू हो जाता है, उसे इतना डर लगना शुरू हो जाता है कि वो पेशेंट जो होता है पानी पीना तक बंद कर देते हैं। तो ये एक तरीके की जब डिजीज़ होती है वो किसी एक तरीके की चीज़ से होती है, वायरस, बैक्टीरिया, वर्म और फंगस। तो ये आपसे एक डिजीज़ के बारे में बात करने की कोशिश कर रहा है और पूछ रहा है उस डिजीज़ का सिम्टम है हाइड्रोफोबिया, और उसके बारे में पूछ रहा है आपसे वायरस है कि बैक्टीरिया है कि वर्म है या फंगस है। तो ये ऐसा कब होता है? ऐसा जब होता है, हाइड्रोफोबिया जो है वो एक स्पेसिफिक कंडीशन है जो कि देखने को मिलती है किसमें, रेबीज के केस में हमको देखने को मिलती है। रैबिड जो हो जाते हैं, अगर कोई रैबिड एनिमल किसी ह्यूमन को बाइट कर लेता है, कोई डॉग या फिर कोई मंकी या कोई और जानवर जिसको रेबीज है, उसने ह्यूमन को बाइट कर लिया, तो ह्यूमन बीइंग के अंदर भी वो चला जाएगा और उसकी वजह से उसको रेबीज हो जाएगा, और रेबीज का सिम्टम होता है हाइड्रोफोबिया।
अगर किसी पर्सन को रेबीज हो जाता है तो उसको हाइड्रोफोबिया देखने को मिलता है। तो ये एक तरीके का क्या है, वायरल डिजीज है। तो क्या होता है, हाइड्रोफोबिया जो है कॉमन सिम्टम है किसका, रेबीज का। तो रेबीज क्या है, एक तरीके का वायरल इन्फेक्शन है जो कॉज करता है ब्रेन इन्फ्लामेशन। ब्रेन के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है इन ह्यूमन एंड अदर स्पीशी। फीवर हो जाएगा, टिंगलिंग एट द साइट ऑफ एक्सपोजर एंड सम अर्ली सिम्टम्स होंगे। और लेटर सिम्टम्स में क्या आएगा, हाइड्रोफोबिया। ये देखिए, वायरस जो है एंटर किया टिश्यू में फ्रॉम द सलाइवा ऑफ द एनिमल। वायरस रेप्लिकेट्स इन द मसल नियर बाय। वायरस मूव्स अप टू द नर्वस सिस्टम। वायरस ascends spinal cord. Virus reaches brain and virus enter the salivary gland and other organs of the victim. जैसे ही इसको, ये थोड़ा टाइम लगेगा, 1-2 दिन लग जाते हैं ये सारी स्टेजेस आने में। जैसे ही इस पेशेंट के अंदर भी वायरस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये पेशेंट भी रैबिड हो जाएगा। अगर फिर इस पेशेंट ने अगर किसी को फिर बाइट कर लिया, पेशेंट ने भी, तो उसको भी रेबीज हो सकता है। तो रेबीज में क्या हो जाता है, रेबीज के अंदर हो जाता है इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेन अल्टीमेटली, जिसकी वजह से हाइड्रोफोबिया वाला सिम्टम दिखाई देता है, जिससे जो है पेशेंट पानी पीना तक बंद कर देता है। अगर किसी को ऐसा बोला जाता है, अगर किसी को रेबीज हो जाए, मतलब अगर बाइट करता है कभी भी डॉग, तो इसीलिए इमीडिएटली जो है शॉट्स दे दिए जाते हैं, इमीडिएटली इंजेक्शन लगाने को बोला जाता है कि बाय चांस, अगर कोई चांस भी है कि इस डॉग को रेबीज है अगर, तो अगर आप इमीडिएटली ले लेंगे इंजेक्शन, तो जो दवाई है वो उस वायरस को किल कर देगी और उसको आपकी बॉडी में मल्टीप्लाई नहीं होने देगी। अगर एक बार पेशेंट को रेबीज हो गया, मतलब उसके अंदर ये वाली स्टेज अगर आ गई, उसका ब्रेन अगर इन्फेक्ट हो गया, इतनी स्टेज आ गई, तो इस पेशेंट को बचाना पॉसिबल नहीं हो पाता अगर बाद में इंजेक्शन दिया जाए, क्योंकि वायरस इतना बढ़ चुका है बॉडी के अंदर। तो वो मसल्स जो होंगी सारी की सारी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी और पेशेंट की डेथ हो जाती है। इसीलिए जैसे ही डॉग बाइट होता है या कोई और एनिमल बाइट करता है, हमेशा प्रोफाइलैक्सिस मेजर लेने के लिए हर एक पेशेंट को जो है इंजेक्शन लगाया जाता है। चांस नहीं लिया जाता कभी भी, क्योंकि अगर 100 में से किसी एक पेशेंट को भी कोई ऐसे डॉग ने काट लिया या किसी ऐसे जानवर ने काट लिया जिसको रेबीज है, तो वो फेटल होगा, फिर वो मारा जाएगा, उसको हम बचा नहीं सकते। ठीक है, तो इसलिए प्रोफाइलैक्सिस सबको लगाया जाता है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है, उसमें पूछा जा रहा है विच प्रोटीन इज अबेंडेंट इन एग्स। एग्स के अंदर कौन सा प्रोटीन हमको देखने को मिलता है। एग्स जो होते हैं, बोला जाता है, मतलब सच भी है, एग्स जो होते हैं रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है। तो उसमें कौन सी टाइप का प्रोटीन है, इसमें ग्लोबुलिन्स हैं, एल्ब्यूमिन है, थायामिन है या यूरासिल है। पहले तो आप ये देख लीजिए कि इसमें से कौन कौन से प्रोटीन्स हैं। थायामिन और यूरासिल क्या है, कहाँ पे पढ़े थे आपने थायामिन एंड यूरासिल। अगर आप अपने दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालने की कोशिश करेंगे तो आपने डीएनए और आरएनए के स्ट्रक्चर में, डीएनए में हमने पढ़ा था आया था चला गया सीजी, और इसमें क्या होता था, आरएनए में हमने जो है टी की जगह पे यू आ जाता था, यूरासिल, है ना। ये अमाइनो एसिड्स के चेन्स होते थे जो कि हमको यहाँ पर देखने को मिलते थे, राइट। तो ग्लोबुलिन है, एल्ब्यूमिन है, थायामिन है या यूरासिल है। तो इसका आंसर है एल्ब्यूमिन। तो एल्ब्यूमिन जो है प्रोटीन वो एग्स में मिलता है। एग्स हैव द हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एल्ब्यूमिन। तो एल्ब्यूमिन क्या है, इज अ ग्लोबुलर प्रोटीन फैमिली दैट इज वाटर सॉल्युबल, somewhat soluble in strong salt solutions and denature by heat। अगर आप इसको अंडे को बहुत ज़्यादा उबाल देंगे तो ये क्या हो जाएगा, डीनेचर हो जाएगा। इसीलिए बोला जाता है कि हमें हाफ बॉयल, जो हाफ फ्राई होता है वो खाना चाहिए। हाफ फ्राई का क्या फ़ायदा होगा, प्रोटीन डीनेचर भी नहीं होगा और कुक भी हो जाएगा। थोड़ा सा कुक करके खाना चाहिए हाफ फ्राई, जिससे कि क्या हो कि वो डीनेचर ना हो पाए। अगर आपने अंडे को ओवर हीट कर दिया तो समझ लीजिए कि उसकी जो एल्ब्यूमिन जो था उसके अंदर वो डीनेचर हो गया और वो खराब हो जाता है। एल्ब्यूमिनॉइड्स जो होते हैं सब्सटेंस दैट कंटेन एल्ब्यूमिन्स। तो आप देख सकते हैं एग की एनाटॉमी है, इसका एग योक होता है, यहाँ पे बीच में जो इसका व्हाइट वाला होता है इसके अंदर एल्ब्यूमिन होता है, जो योक होता है उसके अंदर मोस्टली फैट्स होते हैं। इसीलिए बोला जाता है जब आप डाइटिंग कर रहे होते हैं तो आपको ये व्हाइट खाने को बोला जाता है, आपको बोला जाता है येलो पोर्शन को आप निकाल दीजिए। बट ये जो येलो पोर्शन होता है इसके अंदर जो फैट्स होती हैं ये भी बड़ी अच्छी फैट्स होती हैं। अगर आप किसी और तरीके का फैट नहीं खा रहे हैं तो आपको 2 एग्स की जो फैट है, जो योक है, दैट यू कैन कंज्यूम ऑलवेज। आप जो है एक दिन के अंदर, अगर आपकी एक्टिविटी मॉडरेट है तो आप एक दिन में 1 से 2 अंडे की फैट को कंज्यूम कर सकते हैं, अगर आपका इनटेक फैट्स का कहीं और से नहीं आ रहा है तब। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भैया आप बहुत सारा घी भी खा रहे हैं और आप अंडे का येलो भी खा रहे हैं तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ सकता है, राइट। अगला सवाल जो है आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है, उसमें आपसे पूछा जा रहा है कंसिडर द फॉलोइंग,
उसमें आपसे पूछा गया कॉकरोच, बीटल, वास्प और टिक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसेक्ट? कौन कौन से इसमें से इंसेक्ट है? अब आप ये देखिए, आप तो सभी को इंसेक्ट समझते होंगे। कॉकरोच तो आप जानते हैं, कॉकरोच। बीटल क्या होता है? बीटल छोटा सा क्यूट सा एक होता है, गोल सा, अभी हम उसकी फोटो देखेंगे। वास्प जो होता है वो जैसे येलो वास्प होता है, जो क्या बोलते हैं आप उसको, ततैया बोलते हो, यस, मधुमक्खी की जैसा होता है वास्प। और टिक होती है फ्लाई की तरह होती हैं, कीड़े होते हैं ये ना, जो आपने एनिमल्स के शरीर पे देखे होंगे, वो टिक्स। तो ये पूछ रहा है इसमें से कौन कौन से जो है वो इंसेक्ट्स हैं। 1 2 3 इंसेक्ट्स है, 1 2 3 4 इंसेक्ट्स है, 1 4 1 2, कौन कौन से इसमें से इंसेक्ट्स हैं? सारे इंसेक्ट्स तो नहीं है क्योंकि ऑल ऑफ द अबव तो नहीं दे रखा, तो इसमें से कोई एक या दो जो हैं वो इंसेक्ट्स हैं, 1 2 नहीं होंगे, राइट। तो ये बताइए आप, कॉकरोच क्या एक इंसेक्ट है? बीटल क्या इंसेक्ट है? वास्प क्या इंसेक्ट है? टिक क्या एक इंसेक्ट है या नहीं है? ये बताइए। तो देखिए, इस सवाल को अगर आपको देखना है तो आपको पता होना चाहिए कि इंसेक्ट्स के बीच में और जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं उसके बीच में डिफरेंस क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका सही जवाब जो है वो है 1 2 एंड 3। टिक जो है इसमें से इंसेक्ट नहीं है। तो एक्सप्लेनेशन में अगर आप देखेंगे तो टिक्स जो होती हैं ना, दे ऑल बिलोंग्स टू क्लास, एक्सेप्ट टिक ऑल बिलोंग्स टू क्लास इंसेक्टा। जो वास्प था और जो ये था कॉकरोच था और बीटल था, ये सारे के सारे इंसेक्ट्स हैं। लेकिन टिक्स जो होती हैं वो क्या होती हैं? दे एंड टिक्स एंड माइट्स बिलोंग्स टू आर्थ्रोपोडा। तो अगर हमने जब एनिमल का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे, हम क्लास 9 में हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था, तो उसको अगर आपको याद है तो हमने पढ़ा था उसमें आर्थ्रोपोडास के बारे में भी। बट दिस देयर क्लास इज आर्किडीनिया, नॉट इंसेक्टा। टिक्स एंड माइट आर हेंस एल्किनिड्स, और ये क्या है? आर्थ्रोपोड्स है। अब आप ये सोचेंगे कि आपको ये कैसे याद रहेगा, तो कैसे याद रहेगा आपको? तो आपको एक तो क्लासिफिकेशन पता होनी चाहिए और आपको थोड़ा सा डिफरेंस पता होना चाहिए, तो ये आपको याद रहेगा। बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर आपको पता होना चाहिए कि टिक्स जो होती हैं वो ब्लड के ऊपर फीड करती हैं, आपको ये पता होना चाहिए। तो वो एक अलग क्लास है, ठीक है, इतना आप ज़रूर समझ लीजिए। अगला सवाल जो है आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, उसमें पूछा जा रहा था वेवलेंथ ऑफ द लाइट ऑफ रेड एंड ब्लू कलर्स आर डिस्टिंक्टली डिफरेंट। जो वेवलेंथ होती है रेड और ब्लू की डिफरेंट होती है। मैंने जो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है उसको आपको मैंने रट्टा मारने के लिए बोला था बहुत बारी कि आप रट्टा मत मारिए, बार बार उसको पढ़ लीजिए। तो मैंने आपको बोला था उसको पढ़ लीजिए। अगर आपको वो याद है तो आप देखेंगे कि विबग्योर जो है वो बीच में फॉल करता है, इधर और इधर जो है दूसरे स्पेक्ट्रम की लाइट्स होती हैं, तो वो एक जो है एक्सट्रीम्स पे फॉल करता है। तो इससे आप जानते हैं कि रेड और ब्लू की जो वेवलेंथ होती है अलग अलग है। तो अभी आपसे पूछ रहा है, सवाल क्या है, वो बोलता है कि भैया ये बता दो, वैक्यूम में बोथ रेड एंड ब्लू कलर्स हैव सेम स्पीड। सेम स्पीड रहती है वैक्यूम के अंदर। इन ग्लास द स्पीड ऑफ रेड कलर इज मोर देन ब्लू कलर। ये दूसरा स्टेटमेंट दे रखा है कि ग्लास के अंदर जो होती है स्पीड होती है जो रेड कलर की वो ज़्यादा होती है और ब्लू कलर की जो होती है वो कम होती है। तो ये पूछ रहा है भैया कौन कौन सी स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है, ये आपको बताना है। तो अब ये थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन इसलिए है, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि वेवलेंथ ऑफ लाइट का क्या रिलेशनशिप है वैक्यूम से, और वैक्यूम मतलब नो मीडियम, कोई मीडियम नहीं है, और अगर कोई मीडियम है तो उसके अंदर क्या रिलेशनशिप होता है। जिस लाइट की वेवलेंथ ज़्यादा होती है वो तेज़ी से ट्रैवल करती है, या जिसकी कम होती है वो तेज़ी से ट्रैवल करती है। ये फंडा आपको पता होना चाहिए। दिस फंडा वी हैव डिस्कस्ड व्हेन वी वर डिस्कसिंग द चैप्टर लाइट, तो हमने पढ़ा था उस टाइम पे, राइट। तो अगर आप इसका जवाब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। क्यों ऐसा हो रहा है हम ये समझने की कोशिश करेंगे। वैक्यूम के अंदर तो देखो, वैक्यूम मतलब नो मीडियम, तब तो जो सारी लाइट्स होती है ना, रेड हो चाहे ब्लू हो, उनकी सेम स्पीड होती है। लेकिन जब ग्लास जो कि एक मीडियम है तो उसमें क्या होता है कि स्पीड ऑफ रेड कलर इज मोर। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज कांस्टेंट एंड डज नॉट डिपेंड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव। लेकिन अदर देन, इन अदर वर्ड्स, वैक्यूम में दोनों सेम रहेंगी, लेकिन ग्लास में क्या होता है, प्रोपोगेशन ऑफ लाइट इन ग्लास इन्वॉल्व्स कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन बिटवीन वेव एंड द मटीरियल। तो उससे क्या होता है, स्पीड ऑफ रेड कलर जो होती है इट्स मोर देन ब्लू कलर। तो वो जो होती है वो वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करेगी इन मीडियम, बट वैक्यूम में डिपेंड नहीं करती मीडियम के ऊपर। वैक्यूम में ट्रैवल करती है सेम स्पीड से। लेकिन अगर आप इसमें देखेंगे, देखिए सनलाइट आ रही है, ये कांच का है, ये कांच का बना हुआ है, तो रेड ने क्या किया, उसी टाइम पर
कम जो है डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसका मतलब क्या है, वॉयलेट की स्पीड ज़्यादा है, लीस्ट डेविएशन हुई, मैक्सिमम डेविएशन हुई। तो वाइट लाइट स्प्लिट्स इनटू 7 कलर, तो इसने इसको मैक्सिमम डेविएशन हुई, सेम टाइम पे निकल रही है, तो ये ज़्यादा ट्रेवल कर रही है उसी टाइम पे रेड लाइट से, वॉयलेट लाइट ग्लास के अंदर। ठीक है, आखिरी सवाल जो है इस सेट का वो आपसे पूछा जा रहा है, विच डिजीज इज कॉज्ड बाय कंजप्शन ऑफ व्हीट ब्रेड विच इज कंटेमिनेटेड विद अ फंगस नोन एज क्लेविसेप्स पर्प्यूरे। तो क्लेविसेप्स पर्प्यूरे एक फंगस है टाइप, उस जब वो इन्फेक्ट करती है किसी ब्रेड को, और अगर आप उस ब्रेड को खा लेते हैं तो कौन सी डिजीज होती है, लेथेरिज्म होती है, चिनकोनिज्म होती है, मशरूम पॉइजनिंग होती है, एर्गोटिज्म होती है। देखिए ये आपको कैसे मिलेगा, ये क्वेश्चन किस तरीके से रिलेवेंट है, क्योंकि ये जो है कभी ना कभी आपको फूड पॉइजनिंग वाले जो चैप्टर है उससे रिलेटेड है ये क्वेश्चन, कि जब कोई इस तरीके का फूड जो फंगस से इन्फेक्टेड हो गया, आप उसको कंज्यूम करते हैं तो आपको वो डिजीज कॉज कर सकता है। तो बताइए तो कौन सी डिजीज हो सकती है इसमें से, तो इसका जो सही जवाब है दैट इज डी, इसमें एर्गोटिज्म होता है। तो एर्गोटिज्म में क्या होता है, जब क्लेविसेप्स पर्प्यूरे से जब व्हीट इन्फेक्ट होता है, गेहूं वाली चीज़ें इन्फेक्ट होती हैं, तो अगर आप उसे कंज्यूम करते हैं तो सब्सटेंस बनता है एर्गोट, विच इज़ बोथ डेंजरस पॉइजन एंड अ बेनिफिशियल मेडिसिन, दोनों ही है। इट अफेक्ट्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड कॉज इनवॉलेंट्री मस्कुलर कंट्रैक्शन। तो एर्गोटिज्म और सेंट एंटनीज फायर वॉज प्रेवलेंट डिजीज इन मिडल एजेस कॉज बाय ईटिंग इन्फेक्टेड राई ब्रेड। तो ये जो है एर्गोटिज्म जो है उस टाइम पे बहुत ज़्यादा देखा जा रहा था पहले, जब लोग खराब ब्रेड को कंज्यूम कर लिया करते थे, राइट। ये इस तरीके से दिखाई देती है आपको जब फंगल इन्फेक्टेड ब्रेड होती है, आप देख सकते हैं माइक्रोस्कोप में। सो दीज वर द सेट्स ऑफ 10 क्वेश्चन, थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन थे इस बार, आपने देखा इसमें, जिससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, ये समझ में आया होगा एटलीस्ट कि भाई इस तरीके के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो देखिए जब भी क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं ना, आप देखेंगे स्टेट पीसीएस एग्जाम या जो भी एग्जाम जिसमें हम पूछते हैं क्वेश्चन, तो उसमें क्या होता है कि इस तरीके के क्वेश्चन वो उठाते हैं, या तो पॉल्यूशन से रिलेटेड होगा, फूड पॉइजनिंग से रिलेटेड होगा, वाटर कंटामिनेशन, एयर कंटामिनेशन से रिलेटेड होगा, या फिर बेसिकली आपके एनसीईआरटी से उठा हुआ सवाल होगा, जो कॉमन पैरलेंस में हम यूज़ करते हैं चीज़ें, उनके बारे में होगा सवाल। तो इस तरीके की जो भी चीज़ें आती हैं जो डे टू डे रूटीन में यूज़ हो रही हैं, टाइप ऑफ केमिकल, हमारे ऑर्गन्स का नाम, हमारे चारों तरफ किस तरीके के पॉल्यूटेंट्स हो सकते हैं, अगर हम इंडोर रहते हैं तो कैसे पॉल्यूटेंट हो सकते हैं, वाटर कंटामिनेशन किस वजह से हो रहा है, कोई नई डिजीज़ निकल कर आ रही है, उससे मिलती जुलती डिजीज़ वगैरह है ऑलरेडी। तो इस तरीके की चीज़ों को आपको ज़रूर से पता होना चाहिए, उस तरीके के सवाल ज़रूर पूछे जाते हैं। और सबसे अच्छी बात पता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या होती है, साइंस के क्वेश्चन की सबसे खास बात ये होती है कि जिसको पता है उसको पता होता है, वो सॉल्व कर देता है उस सवाल को, जिसको नहीं पता मतलब उसको हवा भी नहीं होती उसकी। मतलब अगर आप देखेंगे कुछ भी, जैसे हम क्वेश्चन जो सॉल्व करते हैं, अगर किसी ने साइंस एनसीईआरटी नहीं पढ़ी तो उसे बिल्कुल हवा नहीं लगती कि भाई ये कहाँ से हो रहा है, या फिर उसने छोटे छोटे कुछ बुक्स उठा के पढ़ लेते हैं, तो ठीक है आपके कुछ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, बट कंसेप्ट बेस्ड आपके क्वेश्चन फिर रह जाते हैं उससे। कुछ सवाल जो होते हैं, जैसे कि वेवलेंथ वाला क्वेश्चन था इसमें, वो आपको इजीली सॉल्व कर सकते हो आप, अगर आपको फंडा पता है उस चीज़ के बारे में। तो जब मैंने अपनी एनसीईआरटी सीरीज को पढ़ाया था तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट्स बताए थे, ना कि मैंने आपको सब कुछ रटने के लिए कहा था। सो थैंक यू सो मच, आई होप आपको ये सीरीज सॉल्व करके मज़ा आया होगा और आपकी लर्निंग हुई होगी। पढ़ते रहिए एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।